जब एक 65 साल के अमृतधारी बुजुर्ग पर, जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर गुरुद्वारे की सेवा करता हो, उस पर उसके ही घर वाले इल्जाम लगा दें कि वो 19 साल की लड़की पर बुरी नजर रखता है, तो बताओ उस बुजुर्ग का क्या बनता होगा। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि ये सब शुरू हुआ सिर्फ एक लॉन्ड्री मशीन की वजह से, जो उनके घर के बेसमेंट में लगी हुई थी। हाँ, एक साधारण सी मशीन ने एक ईमानदार इंसान की जिंदगी को हिला कर रख दिया। ये कहानी है बाबा गुरबचन सिंह जी की। अभिनय बाबा जी कहा जाएगा, जो कनाडा में रहते थे। सफेद कपड़े, सिर पर दस्तार, पगड़ी, हमेशा हंसते रहने वाला स्वभाव। 65 साल की उम्र में भी इतनी ताकत थी कि सारा दिन गुरु घर के लंगर की सेवा करते रहते थे। बस यही उनका काम था, यही उनकी रूह की खुराक। उनकी पत्नी को गुजरे काफी समय हो गया था और अब घर में थे सिर्फ उनके बेटे हरमन और बहू बलजीत। हरमन बेचारा ट्रक ड्राइवर था। उसकी जिंदगी ट्रक के स्टीयरिंग पर बीतती थी, कभी एक सूबे में तो कभी दूसरे में। इसीलिए वो महीने में से 20-25 दिन घर से बाहर ही रहता था। घर की जिम्मेदारी बहू बलजीत के सिर पर थी, लेकिन बहू लानी को घर का कामकाज एक जहर की तरह लगता था। कपड़े धोना, ये तो बलजीत के फर्जों की लिस्ट में ही नहीं था। बाबा जी सारा दिन सेवा करते थे, पर जब शाम को घर आते तो उन्हें अपने कपड़े खुद ही संभालने पड़ते। मजबूरी थी कि लॉन्ड्री मशीन बेसमेंट में थी, जहां एक 19 साल की लड़की किरण किराए पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। किरण बहुत ही शरीफ और चुपचाप रहने वाली लड़की थी। वो सुबह कॉलेज जाती और शाम को आकर अपने कमरे में घुस जाती। उसका बाबाजी से कभी कोई खास वास्ता नहीं था। बाबाजी को तो बस 2-3 दिन बाद मजबूरीवश अपनी पोटली पकड़कर बेसमेंट के दरवाजे की तरफ जाना पड़ता था। 2 मिनट का काम, मशीन में कपड़े डालो और ऊपर आ जाओ। पर जब बलजीत ने देखा कि बाबाजी हर दूसरे दिन नीचे जा रहे हैं, तो उसके दिमाग में खिचड़ी पकनी शुरू हो गई। उसने कभी ये नहीं सोचा कि बुजुर्ग हैं और बहू होने के नाते उसका फर्ज बनता है कि वो अपने ससुर का काम करे। नहीं, उसने तो सिर्फ ये देखा कि बाबाजी 19 साल की जवान लड़की के पास जा रहे हैं। उसकी नजरों में अब ससुर की मजबूरी नहीं, बल्कि उनकी गलती दिखाई देने लग गई थी। उसे लगा, ये क्या चल रहा है? अमृतधारी बुजुर्ग और बेसमेंट में जवान लड़की। वो असल में इस मामले को लेकर एक बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रही थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट आई जब उसने फैसला किया कि वो इस लॉन्ड्री वाली मजबूरी को एक खतरनाक मोड़ देगी। वो जानती थी कि ये झूठा इल्जाम एक ही बार में 2 शिकार करेगा। एक तो बाबाजी को घर से दूर करेगा और दूसरा उसका अपना गंदा राज सदा के लिए छिप जाएगा। अभी तो शक की सुई सिर्फ बलजीत के मन में घूम रही थी, पर जल्दी ही ये सुई बाबाजी के ईमान को बेधने वाली थी। उन्हें नहीं पता था कि जिस निर्दोष किरण को वो फतेह बुलाते थे, उनकी बहू उसी किरण को अपना पहला मोहरा बनाने वाली है। क्या बाबाजी अपनी इज्जत बचा सकेंगे? अब बात आगे बढ़ी। बाबाजी हर दूसरे दिन अपना लॉन्ड्री वाला बैग पकड़कर बेसमेंट की तरफ जाते। ऊपर बलजीत खड़ी खड़ी सिर्फ नोट करती रहती थी। उसे अपने पति की तरफ से कभी ये बात नहीं आई थी कि बलजीत, तुम बापू के कपड़े क्यों नहीं धोती, तुम काम क्यों नहीं करती? क्योंकि हरमन भी सारा दिन ट्रक चलाता और उसे पता था कि बलजीत को मना करना झगड़ा मोल लेने के बराबर था, इसलिए वो चुप रहता था। बलजीत की हिम्मत इसी बात से बढ़ती गई। एक शाम जब बाबाजी लॉन्ड्री करके ऊपर आए, तो बलजीत ने बड़े मीठे और मतलबी लहजे में बात छेड़ी। बापूजी, मुझे एक बात कहनी थी, थोड़ा बुरा ना मानिएगा, पर मेरे से अब चुप नहीं रहा जाता। बाबाजी ने दस्तार सीधी करते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, तुम किस बात से परेशान हो? परेशान मैं नहीं बापूजी, पर लोग कर रहे हैं। और वो नीचे वाली लड़की किरण, मैंने सुना कि आप जब भी नीचे जाते हैं उसे बुलाते हो और उससे बातें करने की कोशिश करते हो। बाबाजी का माथा ठनका, उनके कानों में गर्मी आ गई। क्या कह रही हो बेटा? मैंने तो आज तक उस मासूम बच्ची को सिर्फ फतेह ही बुलाई है। वो तो शर्मिंदा होकर सिर नीचे रखती है। मुझ पे झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? बलजीत ने तुरंत अपना ड्रामा शुरू कर दिया। आंखों में आंसू लाकर बोली, मैं इल्जाम नहीं लगा रही बापूजी, पर जब हरमन यहाँ होता है तो उसे भी किरण ने कहा था कि आपके फादर साहब मेरी तरफ अजीब तरीके से देखते हैं। मैं तो आपकी इज्जत करती हूँ, पर अगर बाहर गुरुद्वारे वालों को पता लग गया तो उन्होंने आपको सेवा से हटा देना है। मैं तो बस आपकी इज्जत की चिंता करती हूँ बापूजी। ये सुनकर बाबाजी का मन दुखी हो गया। उन्होंने सारी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी थी और आज अपनी ही बहू उन पर इल्जाम लगा रही थी, सिर्फ इसलिए कि वो कपड़े धोने बेसमेंट जाते थे। उन्होंने बलजीत की तरफ देखा। उसके मुंह पर चिंता नहीं, बल्कि जीत की झलक थी। बाबाजी ने गहरा सांस लिया। ठीक है बेटा, अगर मेरे नीचे जाने से तुम्हारी और हरमन की इज्जत खराब होती है तो मैं आज से नीचे नहीं जाऊंगा। मैं अपने कपड़े अपने हाथ से धो लूंगा, पर मुझ पे ऐसा झूठा दाग न लगा। बाबाजी ने उसी पल से बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। अब वो सुबह उठकर चुपचाप अपने कमरे के बाथरूम में कपड़े हाथ से धोते। बलजीत ने राहत का सांस लिया, पर यह राहत थोड़े समय के लिए थी। वो जानती थी कि जब तक किरण घर में रहेगी तब तक उनका घर पूरी तरह साफ नहीं हो सकता।
किरण का वहां रहना उसके अपने असली राज के लिए एक बड़ा खतरा था, जो हरमन की गैर हाजिरी में पल रहा था। बलजीत ने अब अगला कदम उठाने का मन बना लिया था। बस इंतजार था तो हरमन के वापस आने का, ताकि वो बाबाजी पर लगे झूठे इल्जाम को सच साबित करके किरण को सदा के लिए घर से निकलवा सके। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट आई, जो बाबाजी ने नहीं देखी, पर ये मुस्कुराहट ही आगे बड़ा तूफान लाने वाली थी। अगले हफ्ते की शाम थी। हरमन 3000 मील का सफर तय करके थका टोटा घर पहुंचा। सिर्फ 3 दिन के लिए आया था और फिर लंबी ड्राइव पर जाना था। हरमन ने बाबाजी को माथा टेका, पर बाबाजी की आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। थोड़ी देर बाद बलजीत रसोई में से निकली, पर उसका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे वो अंदर से बहुत दुखी हो। हरमन ने पूछा, क्या हुआ बलजीत, तुम ठीक नहीं हो? बलजीत ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए सारा ड्रामा शुरू कर दिया। मैं क्या बताऊं जी, मैं तो बस अब इस घर में और नहीं रह सकती। आप सारा दिन बाहर रहते हो और मेरे पर कोई विश्वास नहीं करता। हरमन हैरान हो गया। क्या हुआ, सीधा बताओ। और क्या होना है? बलजीत ने बाबाजी की तरफ इशारा किया, जो अखबार पढ़ रहे थे। बापूजी का ध्यान किरण पर है, वो मेरे बिल्कुल नहीं सुनते, कहते हैं कि वो सेवादार है, उन्हें कोई नहीं पूछ सकता। हरमन का खून खौल गया। उसे लगा, ये कैसा धर्म है जहाँ धर्म के नाम पर बुजुर्ग ऐसे काम करते हैं? मैं क्या करूं जी, अगर किरण कल को बाहर जाकर बता देगी कि मेरे ससुर ने उसके साथ गलत हरकत की है, तो हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, गुरुद्वारे में आपका नाम खराब हो जाएगा। बलजीत ने रो रो कर अपनी बात पूरी की। हरमन ने ना अपने बापू से पूछा, ना किरण से। उसे सिर्फ अपनी पत्नी के आंसू और उसकी इज्जत की चिंता दिखाई दी। सारी जिंदगी सिर्फ पैसे की दौड़ ने उसे अपने पिता के ईमान को समझने का समय ही नहीं दिया था। उसने तुरंत फैसला ले लिया। वो गुस्से में सीधा बेसमेंट की तरफ गया, जहाँ किरण पड़ रही थी। किरण, अपना सामान पैक कर, तुम आज ही ये घर छोड़ रही हो। किरण एकदम खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। क्या हुआ भैया, मैंने क्या किया है? मेरी तो फीस भरी हुई है। तुम चुप करके निकल जाओ, तुम्हारे जैसी लड़कियां घरों में आग लगाती हैं और मेरे बापू को बिगाड़ती हैं। उसने उस पर चीखा। किरण ने बाबाजी की तरफ देखा, जो ऊपर सीढ़ियों पर खड़े थे। बाबाजी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। उनकी आंखों में बेबसी थी। वो कुछ कहना चाहते थे, पर हरमन के गुस्से को देखकर उनका मुंह खुल नहीं सका। वो एक बेकसूर लड़की को अपनी आंखों के सामने घर से निकलते देख रहे थे, सिर्फ एक झूठी औरत की साजिश की वजह से। किरण चुपचाप अपना बैग पकड़कर निकल गई। बेसमेंट अब खाली था। बलजीत खुश थी, क्योंकि उसके रास्ते में से सबसे बड़ा रोड़ा हट गया था। बाबाजी की इज्जत अब उसकी मुट्ठी में थी और उसका असली खेल खेलने का मौका शुरू होने वाला था। वो सोचती थी कि बाबाजी डरकर चुप रहेंगे, पर उसे नहीं पता था कि जब राज छिपाने वाला कोई नहीं रहता, तो सच्चाई अपने आप बाहर आ जाती है। वो घर में से किरण को निकालकर बेडरूम में गई और दरवाजा बंद कर लिया। अब उसकी असल खेल की शुरुआत होने वाली थी, जिसकी चाबी बाबाजी के हाथ में अनजाने में आने वाली थी। कुछ महीने और बीत गए। बाबाजी की जिंदगी चुपचाप गुरुद्वारे की सेवा और अपने कमरे में कपड़े हाथ से धोने तक ही सिमट गई थी। हरमन तो ट्रक चलाता, कभी कभी महीने में 1-2 दिन के लिए आता और बलजीत से थोड़ी बहुत बात करके चला जाता। बलजीत को अब पूरी आज़ादी मिल चुकी थी। उसके दिल में कोई डर नहीं था, ना किसी देखने वाले का, ना किसी सवाल करने वाले का। एक रात कनाडा की ठंड में लगभग रात के 1:30 बजे थे। बाबाजी को आधी रात को तेज प्यास लगी। वो धीरे से अपने कमरे में से बाहर निकले ताकि किसी की नींद खराब ना हो। रसोई की तरफ जाते हुए उनके कदम बलजीत के कमरे के बाहर रुक गए। अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। बलजीत फोन पर बात कर रही थी। उसकी आवाज में वो गर्माहट और प्यार था, जो एक पत्नी के चेहरे पर अपने पति के लिए होना चाहिए। पर बाबाजी को पता था कि ये आवाज हरमन के लिए नहीं थी। उन्होंने दरवाजे के साथ खड़े होकर अनजाने में ही बातें सुन ली। मेरे सोने, हाँ, अब तो मौका ही मौका है। वो बूढ़ा तो गुरुद्वारे से आकर कमरे में घुसा रहता है और मैंने किरण को निकलवा ही दिया था। अब कोई फिक्र नहीं, मेरा पति तो 2 दिन और नहीं आता। तुम फिक्र ना करो, सब साफ है, तुम बस उसी टाइम पर आ जाओ। बलजीत की आवाज में एक बेशर्मी वाली हंसी थी। बाबाजी का दिल एकदम धक करके रुक गया। उनके शरीर में से जैसे जान निकल गई हो। बेसमेंट, लॉन्ड्री, किरण पर झूठा इल्जाम, उनका अपना चुप हो जाना, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ गई। ये थी असली सच्चाई, जिसके लिए उनकी बहू ने सारे नाटक किए थे। उसके अफेयर को छिपाने के लिए उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया गया था। बाबाजी को अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने थोड़ा सा दरवाजा खोला और सिर्फ इतना कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। बलजीत, तुम ये क्या कर रही हो बेटा? बलजीत ने जब अपने ससुर को दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसके हाथ से फोन गिर गया। उसकी आंखों में सारा राज पकड़े जाने का डर था। उसे पता था कि अगर बाबाजी ने हरमन को सच बता दिया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसके पास सोचने का एक पल भी नहीं था। इससे पहले कि बाबाजी अफेयर का सच बोलते, बलजीत ने उसी पल अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और सबसे बड़ा, सबसे भयानक झूठ बोल दिया। वो ऊंची आवाज में चीखी,
जैसे किसी ने उस पर हमला कर दिया हो। चीख इतनी तेज थी कि गलियों में सुनाई देगी। हाय बापूजी, मैं मर गई। आप मेरे कमरे में क्यों आए? आप मुझे गंदी नजरों से देखते हो। आप मेरी इज्जत खराब करना चाहते हो। मुझे बचाओ। बाबूजी बिल्कुल जम गए। उनके कानों में अपनी बहू की झूठी चीख गूंज रही थी, जो उनके ईमान को अब सदा के लिए खत्म करने वाली थी। उनका दिल धड़कना भूल गया। उनका सारा धर्म, उनकी सेवा, सारा जीवन इस एक झूठी चीख के सामने गिर पड़ा। ये चीख सिर्फ बाबाजी को ही नहीं, बल्कि हजारों मील दूर ट्रक चला रहे हरमन के कानों तक पहुंचने वाली थी। दूर हजारों मीलों से हरमन को बलजीत का फोन आया था, जिसमें चीखे और रोना था। वो अपना ट्रक वहीं छोड़कर भाग आया। अगले सुबह वो घर में खड़ा था। बलजीत ने उसे पहले ही सारी झूठी कहानी सुना दी थी कि कैसे उसके बापू ने आधी रात को उसके कमरे में दाखिल होकर गलत इरादे रखे। हरमन की आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि नफरत का कालापन था। बाबाजी एक तरफ जमीन पर गिरे हुए फोन की तरफ इशारा करते रहे और दूसरी तरफ हरमन की तरफ। बेटा, तुम मेरी सुन तो सही, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये सब झूठ है। मैं तो बस पानी पीने गया था और मैंने इसे किसी और मर्द से बात करते सुना। इसका अफेयर है। इसने अपना राज छिपाने के लिए मेरे पर झूठा इल्जाम लगा दिया। बस कर बापूजी, हरमन गरजा। उसका चेहरा गुस्से से काला हो चुका था। बस करो ये नाटक। क्या आपकी उम्र यही काम करने की है? पहले वो निर्दोष 19 साल की लड़की और अब मेरी पत्नी। आपको शर्म नहीं आती? आप अमृतधारी हो, गुरुद्वारे सेवा करते हो। आप किस मुंह से सेवा करते हो? आप मेरी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो सिर्फ अपनी गलती छिपाने के लिए। हरमन ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो नीची नजर करके आंसू बहाकर बेबस बनी खड़ी थी। उसे तो बस अपनी पत्नी की मासूमियत पर विश्वास करना आसान लगा, बजाय उस बापू पर विश्वास करने के जिसकी जिंदगी लंगर में बीती थी। उसके लिए उसका बापू बूढ़ा हो चुका था और भटक चुका था। मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ बेटा। बाबाजी के गले में से आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने हरमन के पैरों पर हाथ रखने की कोशिश की। कसम खाकर कहता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये तुम्हारा घर है। तुम्हें मुझे निकालना है तो निकाल दो, पर मेरी इज्जत पर झूठा दाग न लगाओ। गुरु मेरा गवाह है, मैं पाक हूँ। पर हरमन ने एक न सुनी। उसने पैर पीछे खींच लिया। उठो, मेरे पैरों को ना हाथ लगाओ। मेरी माँ की मौत के बाद मैंने आप पर विश्वास किया था, पर आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैं आपको एक मिनट भी इस घर में नहीं रहने दे सकता। बाबाजी धीरे धीरे खड़े हुए। उनकी आंखों में से पानी नहीं, बल्कि सारी उम्र की कमाई, सारा ईमान टूट कर बह रहा था। उन्होंने चुपचाप अपनी दस्तार संभाली, गुरुद्वारे से मिली एक छोटी सी पोटली पकड़ी और बिना किसी शब्द के, बिना मुड़कर देखे घर का दरवाजा खोला और कनाडा की ठंडी सड़क पर निकल गए। पीछे हरमन खड़ा रहा, जिसने पैसे की दौड़ में अपने विश्वास की मौत कर दी थी, और बलजीत मुस्कुरा रही थी। वो जीत गई थी, पर उसकी जीत में एक पिता का सारा प्यार हार गया था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये हमारे समाज की सच्चाई है। आज हम पैसे और बाहरी सभ्यतों पर इतना ज्यादा विश्वास करते हैं कि अपने रिश्तों और ईमान की आवाज सुननी ही भूल जाते हैं। हरमन ने अपनी पत्नी के आंसुओं पर विश्वास किया, पर अपने बापू के 60 साल के सच्चे ईमान को झूठा मान लिया। आप सोचिए, अगर हरमन ने सिर्फ एक बार शांत होकर अपने बापू की पोटली देख ली होती तो क्या ये सब होता? अगर उसने पूछ लिया होता कि लॉन्ड्री मशीन कहाँ है, तो क्या सच्चाई सामने ना आती? रिश्तों में सच्चाई और विश्वास की तलाश बाहरी सबूतों में नहीं, बल्कि दिल में होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया लाइक करके अपनी हाजिरी लगवाओ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। हमें बताओ, आपके हिसाब से हरमन को कौन सी बात सुननी चाहिए थी।